गुड आफ्टरनून। मैं गणेश कांवत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपन बीए बीएड बीएससी बीएड पेपर फर्स्ट समकालीन भारतीय शिक्षा के मूल तत्व यूनिट 3 थी अपनी सामाजिक संदर्भ में विद्यालय, इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन यूनिट 4 उभरते भारतीय समाज की चिंताएं और उनके शैक्षिक निहितार्थ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उभरते भारतीय समाज में जो हमारा भारत का जो समाज है वो उभर रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, उसकी अच्छाइयों की ओर बढ़ रहा है, तो उसको लेकर उनकी चिंताओं के बारे में और उसके शैक्षिक अध्ययन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक है शिक्षा का स्त्रीकरण। शिक्षा के बारे में अपन को अध्ययन करना है। शिक्षा का स्त्रीकरण क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षा आज मानव के जीवन में बहुत ही महत्व है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन चलना सही नहीं है। शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है। शिक्षा के बिना उसका जीवन एक इसके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। इसलिए अंधकार को मिटाने के लिए, उसके जीवन में रोशनी का प्रकाश को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है और उसके जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानताएं विद्यमान रही है। मतलब पुराने समय से, जब से आदि मानव का समय था, उसी समय से लेकर व्यक्ति के अंदर, मानव समाज के अंदर जो समानता और असमानता है, तो वो समानता उसके अंदर विद्यमान नहीं थी। असमानता का ही प्रचलन चला आ रहा था। असमानता ही उसके अंदर विराजमान थी, वह विराजित थी। असमानता का बोलबाला बहुत ही अधिक था। समाज के अंदर समाज की जनसंख्या न केवल अनेक सामाजिक समूह में विभक्त रही, और जो हमारे समाज की जनसंख्या है वह भी अलग अलग समूह, बहुत सारे अनेक यानी बहुत सारे अलग अलग समूह के अंदर भी विभक्त रही। अलग अलग समूह के अंदर उनको बांट दिया गया, जबकि उन समूहों में ऊंच नीच के भेदभाव भी रहा। समाज की जो जनसंख्या थी उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, अलग अलग समूह के अंदर उनको बांट दिया गया, और जब अलग अलग समूह के अंदर उनको बांटा गया तो उनके अंदर ऊंच नीच की भावनाएं भी उत्पन्न होने लगी। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन में विभाजन और भेद भी बढ़े। जैसे जैसे हमारी सभ्यता का, संस्कृति का विकास होने लगा, तो उस विकास, संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारा जो सामाजिक जीवन है उसके अंदर उसके भी क्या हुआ, अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया। अलग अलग भागों में बांटने की वजह से उसके अंदर जो भेदभाव की भावनाएं थी वो और भी अधिक उत्पन्न होने लगी, और इसी भेदभाव की भावनाएं जब ज़्यादा होने लगी, अधिक बढ़ने लगी, तो विभाजन के कारण, भेदभाव के कारण हमारे जो समाज के सभी व्यक्ति थे वो एक स्तर के अंदर नहीं रहते थे। उनका जो स्तर था, रहन सहन का जो स्तर था, रहन सहन का जो तरीका था, वो एक समान नहीं था। संपूर्ण समाज के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाता है, और जो हमारा संपूर्ण पूरा जो समाज है उसके अंदर अलग अलग भागों में, अलग अलग स्तरों में उसको बांट दिया जाता है। उनके अंदर कई प्रकार से भेदभाव की भावनाएं जो उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, और इसी को शिक्षा का सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। प्रत्येक समाज में किसी व्यक्ति अथवा समूह को उसकी जाति, आयु, लिंग, व्यवसाय, उसके पद के अनुसार, उत्तरदायित्व के अनुसार, जो भी उसका पद होता है या उसका उत्तरदायित्व होता है, उसके अनुसार उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है।
और बांटने के कारण उनके अंदर उच्च और निम्न स्तर के उच्च और निम्न स्तर मतलब ऊंच नीच की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हमारे हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मणों को ऊंचा पद दिया जाता है, ब्राह्मणों को हम देवता के समान समझते हैं। इसी कारण से उनका जो स्तर है उनको जो हम मानते हैं तो देवता के समान मानते हैं, तो उनको जो उनका स्तर जो दिया गया है वो एक ऊंचा स्तर दिया गया, उच्च स्तर दिया गया है। इसी प्रकार शूद्रों को निम्न स्तर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मणों को उच्च स्तर दिया गया है तो शूद्रों को भी निम्न स्तर दिया गया, उनको ब्राह्मणों के समान नहीं माना गया। जो हम ब्राह्मणों को देवता के समान माना गया है उसी अनुसार उनको देवता के समान उनको सम्मान नहीं दिया गया, इसीलिए शूद्रों को निम्न स्तर पर माना जाता है। या उनको ये सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से है। पार्सन्स के अनुसार प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणीबद्धता की व्यवस्था को हर समाज का स्त्रीकरण कह सकते हैं। पार्सन्स का कहना है कि समाज के अंदर कई सारे व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों को उनके स्तर के अनुसार श्रेणीवार उनकी व्यवस्था की जाती है, उनके रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि उच्च स्तर के लोगों को किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, निम्न स्तर के किस प्रकार, और मध्यम स्तर के लोगों को किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाती है, उसी को समाज का स्त्रीकरण कहते हैं। यानी कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को श्रेणीवार 1 by 1 उनकी व्यवस्था की जाती है, श्रेणी के अनुसार उनकी व्यवस्था की जाती है, उसी को समाज का स्त्रीकरण भी कहा जाता है। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्त्रीकरण की प्रक्रिया विद्यमान है। जो शिक्षा मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त करती है, 3 भागों में उसको बांटा जाता है। प्रथम वर्ग, पहला वर्ग जो है उच्च वर्ग है। उच्च स्तरीय महंगे पब्लिक स्कूल में आते हैं, जिनके पास शिक्षा के समस्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिनमें उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे स्वयं को विशेष कोटि या श्रेणी को समझते हैं। उच्च वर्ग में वह लोग आते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वह अपना जीवन जो है ऐश मौज से जीते हैं, अपनी जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को वह आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो पब्लिक स्कूल में आ जाते हैं। वो अच्छी स्टैंडर्ड जो स्कूल होती है, हाई फाई जो स्कूल होती है, शहर में सबसे बड़ी जो स्कूलें होती हैं उनमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, और उनको शिक्षा प्राप्त करने के जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं होती वो उनको आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी शिक्षा को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और उस वजह से वह चाहे कितना भी महंगे से महंगी वस्तुएं क्यों ना हो, महंगे से महंगी स्कूल क्यों ना हो, पर उनको उन चीज़ों की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। और उच्च वर्ग के जो बच्चे होते हैं वह बच्चे स्वयं अपने आप को विशेष कोटि के, अपने आप को उच्च श्रेणी के बच्चे मानते हैं, अपने आप को समझते हैं। द्वितीय वर्ग में कम महंगे कॉन्वेंट स्कूल आते हैं, जिनमें मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे अपने कैरियर निर्माण के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। मध्यम वर्ग के अंदर वह बच्चे आते हैं, वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। मध्यम वर्ग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल ज़्यादा महंगे नहीं होते, वो ज़्यादा सस्ते भी नहीं और महंगे भी नहीं, बीच के होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जिनके अंदर बच्चे मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल के अंदर मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों के अंदर सिर्फ पढ़ाई की लगन होती है। पढ़ाई करके उनका जो कैरियर होता है उस कैरियर को प्राप्त करने की उनके अंदर लगन होती है। जो भी उनका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की उनके मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है। वह मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उनके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। उनके मन में ये होता है कि वह उनका जो लक्ष्य है, पढ़ लिख कर उनको क्या करना, कैसे करना है, उसके बारे में ही वह ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहते हैं। तृतीय वर्ग में यानी कि निम्न स्तर पर सरकारी स्कूल आते, सुविधाहीन
निम्न स्तर में जो लोग रहते हैं, निम्न स्तर के जो लोग रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। न वे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, न वे शहर की सबसे बड़ी स्कूलें जो होती उसमें भी अपने बच्चे को वो आसानी से नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की सुविधा उत्पन्न नहीं होती। उनको पैसे की वो जो भी उनकी आवश्यकताएं होती उनको आसानी से वे पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वे उनके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं होता है, वो गरीब होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जो सरकारी स्कूल होती उनके अंदर कौन पढ़ते हैं? जो गरीब बच्चे होते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और वही उन स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास, गरीब बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनके पास धन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। इसके कारण वे धन के अभाव के कारण अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाते हैं और दाखिले वहाँ वहीं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जिन्हें पढ़ाई के लिए कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। सरकारी स्कूल में उनके पढ़ने के लिए उनके पास कोई सुविधा उनको उत्पन्न नहीं होती है, जिसमें शिक्षक भी पढ़ाने में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। सरकारी स्कूल में क्या होता है? बच्चे बैठे रहते हैं, मौज शौक मज़े करते हैं और शिक्षक भी अपने टाइम पास करता है। वहाँ शिक्षक बच्चों के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वह बच्चों को पढ़ाने के प्रति विशेष रुचि नहीं रखता। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी मन से वह कभी भी नहीं पढ़ाना चाहता, कि वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। इन स्कूलों में प्राय संसाधनों का अभाव रहता है, यहाँ तक कि कई स्कूलों के पास भवन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। जो सरकारी स्कूल होती है उनके अंदर शिक्षा के जो संसाधन होते हैं, जो शिक्षा को प्राप्त करने के जो सुविधाएं होती है, वस्तुएं जो होती, वो आसानी से सरकारी स्कूल में उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, उनका अभाव रहता है और उसी कारण से बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है और आसानी से स्कूल या भवन भी उनको प्राप्त नहीं होता है। इन सभी चीज़ों की कमी के कारण जो गरीब वर्ग से होता है, निम्न वर्ग से जो बालक होते, बच्चे होते हैं, वो शिक्षा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते और वह शिक्षा के प्रति पिछड़ते जाते हैं, उनसे शिक्षा से वे दूर होते जाते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। उनको शिक्षा के बारे में वह शिक्षा को लेकर कोई अपना महत्व या इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। इसी कारण से ये समाज में सब निम्न वर्ग जो है सबसे नीचे वर्ग में आता है और इसमें समाज के लोग हीन भावना से देखते हैं। उसकी किसी प्रकार से कोई मान सम्मान वगैरह उसको समाज के अंदर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए होते हैं, उनकी कोई कद्र नहीं की जाती है। यही शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिरीकरण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। जो हमारा सामाजिक स्थिरीकरण है उसके अंदर शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक स्थिरीकरण का विकास होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास भी करती है। व्यक्ति के अंदर जो गुणों का विकास होता है, मानव के गुणों का जो विकास होता है, वो उन गुणों का विकास भी शिक्षा ही करती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव के गुणों का विकास किया जाता है। शिक्षा समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने की प्रयास करती है। समाज के अंदर कई प्रकार की असमानताएं फैली हुई है और उन असमानताओं को दूर करने का काम भी शिक्षा ही करती है। शिक्षा के द्वारा ही असमानता को दूर किया जा सकता है। समाज के अंदर जो असमानताएं हैं, असमानता को जो बढ़ावा दिया गया है या असमानताएं जो फैली हुई है, वो उसको दूर करने का कारण शिक्षा ही है। शिक्षा के द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है। व्यक्ति को समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न करती है। व्यक्ति के अंदर जो एकता है, उस एकता को बनाए रखने का प्रयास करती है। शिक्षा व्यक्ति के समूह को मार्गदर्शन करने की योग्यता भी प्रदान करती है। समूह के अंदर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का काम भी शिक्षा ही करती है। समूह के अंदर रहकर एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, एक दूसरे की सहायता करना, उसको सही रास्ता दिखाने का कार्य भी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है।
शिक्षा इसमें अपना पूरा योगदान देती है। शिक्षा एक स्थिति के लोगों की ऊंची स्थिति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाती है। लोगों की जो कंडीशन होती है, जो लोगों की जो स्थिति होती है, उसको ऊंचे पद पर ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए पूरा सहयोग करती है, व्यक्ति को उच्च स्तर तक ले जाने का कार्य करती है। पर शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त होती है। परंतु समाज के अंदर सामाजिक स्त्रीकरण के कारण समाज कई स्तरों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जो निम्न स्तर है, मध्यम स्तर है, उच्च स्तर है, इनको अलग अलग भागों में खंडित कर दिया गया है, अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया है। और उसी के कारण उनके बीच में जो ऊंच नीच की भावनाएं व्याप्त हुई है, उत्पन्न हुई है और जो स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। और वह हमारा जो एक समाज है, स्वस्थ समाज जो है, उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो अलग अलग स्तरों में इनको बांटा गया है, बांटने के कारण इनके अंदर जो ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न हुई, ये भावनाएं हमारे स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदायक है। शिक्षा सामाजिक विषमता को मिटाने में सहयोग देती। जो समाज के अंदर ऊंच नीच की जो भावनाएं व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न हुई है, उसको ख़त्म करने का काम शिक्षा ही करती है। शिक्षा उसको मिटाने का पूरा सहयोग करती है। सामाजिक स्त्रीकरण में वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, वर्ग के प्रति संघर्ष करने को जन्म देता है। उच्च वर्ग जो धनी लोग होते हैं, जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो धनी वर्ग जो होता है, या निम्न वर्ग या निर्धन वर्ग, जो भी वर्ग है, उनके अंदर संघर्ष की स्थिति पहुंच जाती है। व्यक्तियों के उनके जो व्यक्ति होते, जो समूह के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, उनके अंदर शोषण होता है, उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न होने की वजह से वो एक दूसरे को हीन भावना से देखने लग जाते हैं। जब वो एक दूसरे को अच्छी भावनाओं से नहीं देखते हैं तो उन व्यक्तियों का शोषण होता है। समाज में उनको मान सम्मान नहीं मिलता है तो उनका शोषण होता है। और इस शोषण की वजह से उनके अंदर असंतोष की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, उनके मन में संतुष्टि नहीं रहती है, कई प्रकार से वह असंतोष रहते हैं। उनके जीने का जो सहारा है वो भी एक सही नहीं होता है, वे अच्छे से अपना जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरे के अंदर विद्रोह की भावनाएं पैदा हो जाती है, दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। वह एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है और एक दूसरे आपस में संघर्ष लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। शिक्षा इस वर्ग के संघर्ष को रोकना और समाप्त करने का प्रयत्न भी करती है। और जो संघर्ष हो रहा, लड़ाई झगड़े जो आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों को रोकना, समाप्त करने का काम शिक्षा है। और शिक्षा अपनी तरफ से पूरी तरह से इन चीज़ों को रोक करके इनको ख़त्म करने का कार्य करती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अधिक धनोपार्जन करके, मतलब धन कमा करके, पैसा कमा करके अपनी जो आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति में वह सुधार ला सकता है। शिक्षा का ज्ञान मिलने से ही वह अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है और एक सामाजिक वर्ग दूसरे सामाजिक वर्ग में पहुंच जाता है, अर्थात निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब कि जब वह अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेगा, अच्छे से उसको हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वह उसको अपनी कमाई का सोर्स मिल जाएगा, उसको कमाई का साधन मिल जाएगा। और जब वह अच्छा कमाने लग जाएगा तो उसके पास खूब पैसे होंगे, और खूब पैसे होंगे तो उसकी जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी हो जाएगी। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो उसका जो वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, उस निम्न वर्ग से वह उच्च वर्ग की ओर बढ़ने लग जाता है। उसका जो स्तर है, वो नीचा स्तर जो होता है, उससे नीचे स्तर से निकल करके वह अपने उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगता है। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वह हमारे सामाजिक गतिशीलता, जो समाज के अंदर एकता का रूप है, उसको बढ़ावा देती है। जाति के आधार पर भी शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न मूर्ख बालक की अपेक्षा, श्रेष्ठ जाति मतलब उच्च जाति में भी अगर मूर्ख बालक जन्म हो जाता है, उसकी अपेक्षा निम्न जाति में उत्पन्न
शिक्षित बालकों का धीरे धीरे आदर मिलने लग जाता। एक उच्च वर्ग में जन्मा हुआ बालक भी मूर्ख होता है, उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं होता है, कई कारणों से उसके अंदर मूर्खता उत्पन्न हो जाती है। और अगर वह निम्न वर्ग का बालक होता है, निम्न वर्ग में वो उत्पन्न हुआ जन्म लिया हुआ बालक होता है, उसको उसके अंदर शिक्षा का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, तो उस बालक को श्रेष्ठ वर्ग में जन्म लेने वाले बालक से निम्न वर्ग में जन्म लेने वाले बालक को अच्छे से मान सम्मान मिलता है और उसको हर एक प्रकार से आदर भी मिलने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे समाज की जो प्रक्रिया है, समाज को चलाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर हमारी शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्वता है। शिक्षा को उसने बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। इस पॉइंट अपना है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता सामाजिक संरचना पर प्रभाव डालती है। जो समाज की जो संरचना, समाज की जो बनावट है, उसके ऊपर सामाजिक गतिशीलता अपना प्रभाव डालती है, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और सामाजिक बनावट के कारण ही सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उसके अंदर कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठनों में होने वाले परिवर्तन से जो हमारे सामाजिक संबंध है, आपस में जो व्यक्ति के संबंध है, या सामाजिक संरचना यानी समाज की जो बनावट है, या संगठन के अंदर, सामाजिक संगठन के अंदर जो होने वाले परिवर्तन है, जो जिसके द्वारा जो परिवर्तन होता है, उसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य है व्यक्ति या समूह के सामाजिक परिस्थिति पद में परिवर्तन, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना सामाजिक जो पद होता है या प्रतिष्ठा होती है या स्थान होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसी को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर व्यक्ति कोई भी कारोबार करता है, कोई व्यवसाय करता है या कोई नौकरी करता है, तो उसके अंदर उसका जो पद होता है या वो कहीं किसी स्थान पे रहता है, तो उस जगह जो होती है, स्थान होता है या जहाँ उस प्रतिष्ठा जो होती है, उसके अंदर जो परिवर्तन हो जाता है, उसी को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लिपिक का प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रशासनिक पद प्राप्त कर लेना, इस प्रकार एक लिपिक का प्रशासनिक पद में परिवर्तन हो जाना ही सामाजिक गतिशीलता। यानी कि कोई भी व्यक्ति कंपटीशन एग्ज़ाम देता है, तो उस एग्ज़ाम के अंदर वह पास हो जाता है, कलर का एग्ज़ाम देता है, उस कलर में उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, पास हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद उसमें जॉइनिंग करने के बाद उसी पोस्ट से दूसरी पोस्ट, नई पोस्ट मिल जाती है, उसके अंदर जो परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा। वॉगार्ड्स के अनुसार सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। हमारा जो सामाजिक पद होता है, उस पद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है समूह समूह तथा स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाना। हमारा जो सामाजिक समूह होता है, समूह में कई प्रकार के स्तर होते हैं। उस स्तर के अंदर किसी भी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो परिवर्तन हो जाता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जब वह चला जाता है, उसी को सामाजिक संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनसंख्यात्मक तत्व। जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो आकार है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो सामाजिक गतिशीलता पर ही प्रभावित है। जो ग्रामीण गांव के जो रहने वाले लोग हैं, वो शहरों की ओर बढ़ता एक आकर्षण है, शहरों की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण से गांव के रहने वाले लोगों को शहरों में जिस स्तर पर कार्य मिलता है, उसे वे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। गांव के रहने वाले लोगों को, ग्रामीण लोगों को जो भी शहरों में जाकर जो व्यवसाय प्राप्त होता है, रोजगार जो प्राप्त होता है, उसको वे आसानी से प्राप्त
कर लेते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं करते हैं। और शहरों में बसे हुए पहले से कारित व्यक्ति उच्च सामाजिक परिस्थिति में चले जाते हैं, और जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो जिस पद पे कार्य कर रहे होते उस पद से अगला पद, उससे ऊपर वाले पद पर वे चले जाते हैं, उनका पद प्रमोशन हो जाता है। और इसी कारण ग्रामीण स्थानांतरण ने सामाजिक गतिशीलता को काफ़ी प्रभावित किया, और इसी कारण से जो गाँव के रहने वाले लोगों का स्थानांतरण हो रहा है, गाँवों से निकल के शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, इसी कारण से इन्हीं लोगों ने सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया, बहुत अधिक महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आर्थिक तत्व। आज के युग में समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग 3 प्रकार के वर्ग है, और तीनों ही वर्गों में सामाजिक स्तरों में भिन्नताएं होती। तीनों ही वर्गों में सामाजिक स्तर पर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समाज की वर्तमान व्यवस्था में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में समाज के अंदर, आज के समय में समाज के अंदर धन को बहुत ही महत्व दिया गया है, महत्व स्थान माना गया है। प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अधिक से अधिक धन संग्रह करने के चक्कर में है, ताकि वे उच्च वर्ग का सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सके। चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, तीनों वर्ग में से किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमा करके पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगा हुआ है, धन कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, और धन कमा करके अपने वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण होना चाहता है। जो भी उसका वर्ग है उस वर्ग से वह उच्च वर्ग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी उच्च वर्ग की ओर बढ़ने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वह धन अच्छे प्रकार से कमाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना शैक्षिक तत्व। शैक्षिक तत्व शिक्षा द्वारा बालक की कई शक्तियों का विकास होता है। बालक की जो शक्तियाँ हैं, बालक के जो विकास है वो कई प्रकार से होता है, शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा व्यक्तित्व के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक का जो व्यक्तित्व होता है, बालक के व्यक्तित्व का जो निर्माण करता है, उसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का व्यक्तित्व निखरता है, निखार आता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्थिति में उच्च बनाने हेतु प्रयत्नशील है, ताकि वह अपने वर्ग से उच्च वर्ग से चला जाए। चाहे कोई भी बालक हो, वह उच्च शिक्षा ही प्राप्त करना चाहता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति को अच्छी बनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति को अच्छी बनाने के प्रयत्न में रहता है, और स्थिति के अंदर सुधार ला करके वह अपने वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तन करना चाहता है, उच्च वर्ग की ओर बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना व्यवसाय तत्व। वर्तमान युग में, आज के समय में सामाजिक मूल्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है। उसमें कई प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, सामाजिक मूल्यों में कई प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उच्च नैतिकता से नहीं बल्कि व्यवसाय से, व्यक्ति को जो मान सम्मान मिल रहा है, व्यक्ति के जो नैतिकता है, अच्छे संस्कार जो है, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, जबकि उसके व्यवसाय को, व्यक्ति के व्यवसाय को, जो भी वह नौकरी कर रहा है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। व्यवसाय को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज व्यक्ति उच्च व्यवसाय की ओर दौड़ रहा है, जिन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती। हर एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, उच्च प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करके वह उच्च व्यवसाय को प्राप्त करना चाहता है, और अच्छे व्यवसाय की तरफ व्यक्ति की दौड़ है। और उच्च व्यवसाय प्राप्त करके ही व्यक्ति को आसानी से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय के द्वारा ही व्यक्ति को मान सम्मान दिया जाता है। व्यवसाय, उसकी जो भी नौकरी पैसा जो होता है, उसी के पीछे उसकी पूछ होती है, उसी के द्वारा उसको मान सम्मान मिलता है। जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सभी को इनके व्यवसाय को देखकर उनको हर एक प्रकार से मान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तत्व। प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में
समाज 4 वर्गों में विभाजित था और वर्तमान युग में ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। पहले के समय में, पुराने ज़माने में जो हमारा भारतीय सामाजिक व्यवस्था, हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है उसको 4 वर्गों में बांटा गया था। परंतु आज के युग में ये जो 4 वर्गों में इनको बांटा गया था उसको पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया है। इसकी आज के युग में, आज की जनरेशन को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि क्यों नहीं पता कि इसको समाप्त कर दिया गया। जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समाज ने 4 वर्गों में बांटा और चारों वर्गों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। आज के युग में व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करके अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के आधार पर ही वह अच्छे पद तक पहुंच सकता है, अच्छा व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। वंशानुक्रम का स्थान व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता ने ले लिया है। जो वंशानुक्रम पहले के टाइम में, प्राचीन काल के समय में जो पिता का काम होता था, कारोबार होता था, वो पुत्र संभालता था। परंतु आज इस चीज़ को, जो वंशानुगत के तरीके हैं, जो वंशानुगत के कारोबार जो है उनकी जगह आज व्यक्ति की योग्यता और क्षमता ने प्राप्त कर लिए। क्षमता के द्वारा और योग्यता के द्वारा वे अपने व्यवसाय को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण समाज में सामाजिक गतिशीलता को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।